So, most interested topic जो साइबर सिक्योरिटी, देन डेटा प्राइवेसी। अभी तो प्राइवेसी के बारे में बहुत सारी बैंकें तैयारियां कर रही है, तो वो भी एक टॉपिक है आज का। एंड कस्टमर ट्रस्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिस तरीके से डिजिटल बैंकिंग में प्रोग्रेस कर रही है, मतलब मोबाइल बैंकिंग से लेके डिजिटल एनपीसीआई की सारी प्रोडक्ट में ऑनबोर्ड करना, आधार इनेबल सर्विसेज, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो डिजिटल बैंकिंग में हम लोग अभी एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे कस्टमर के लिए। बट ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इन डिजिटल बैंकिंग, इन बिटवीन एक चीज़ हमारा मतलब सर्विस बढ़ रही है, हम लोग एंड यूज़र तक जा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग से, उनको बैंक में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो एक दूसरी चीज़ जो बढ़ रही है वो है रिस्क, साइबर रिस्क, डेटा प्राइवेसी रिस्क, डेटा लीकेज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अभी सारी बैंकों के लिए एक अलर्ट समान है कि हमें डिजिटल बैंकिंग में जो काम करना है उसी के साथ ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। और ये जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिर्फ एक आईटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उसमें पूरी टीम, बोर्ड, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक गलत कदम, एक फिशिंग ईमेल सबके लिए भारी है ना, तो सपोर्ट सबका होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट। एवरीथिंग, कुछ भी आया आईटी डिपार्टमेंट, कुछ भी आया आईटी डिपार्टमेंट, हुआ आईटी डिपार्टमेंट। तो ये जो रिस्क है हमारा सबका है, उसके सामने हमें सबको साथ में मिलके लड़ना है। सो आज के जो स्पीकर है उनकी मैं शुरुआत करता हूँ। संजय गोडके सर, एमडी सीईओ पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, और उनका जो एक्सपीरियंस है 15 साल का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग, अलॉन्ग विद द 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि हमें लेक्चरर भी मिले जो अच्छे से समझा सके, और एज ए बैंकर भी मिले कि जो अच्छे से हमें एज अ बैंक एडवाइस भी दे सके। तो देन विश्राम दीक्षित सर, ही इज़ अ सीईओ एमडी ऑफ द डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक, 36 years ऑफ रीच एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो सबका मिला के 100 year प्लस सबका एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा टोटल करे तो। सो विश्राम दीक्षित सर का एज अ सीईओ एमडी डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक, एक अच्छा उन्होंने इंट्रोडक्शन हमें दिया था कि ग्रोथ एंड गवर्नेंस, बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा कि ग्रोथ तो करना है बट विद गवर्नेंस। तो उस टॉपिक पे भी हम लोग आज बात करेंगे। देन तालिब दवावाला सर, ही इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अलवी कोऑपरेटिव बैंक, एंड वो आज हमारी पैनल में है, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से है। तो मतलब सिर्फ आईटी मैनेजर या सीईओ की बात नहीं सुनने वाले, आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी या उनकी भी हम बात करने चाहते हैं। तो अलवी कोऑपरेटिव बैंक बड़ौदा गुजरात से है, विथ 68 years ऑफ एज, मतलब इतने ओल्डेस्ट पर्सन ट्रैवल करके आना, सॉरी ओल्डेस्ट नहीं है, यंगेस्ट है। 18 साल का एक्सपीरियंस है एज ए कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के अंदर डायरेक्टर्स। तो वो भी हमें एक बेनिफिट की, उन्होंने देखा है कि एकदम ब्लैक स्क्रीन वाले जो हमारा बैंकिंग चल रहा था वहाँ से आज ब्राउज़र बेस्ड सीबीएस आ गया, वहाँ तक उनको जर्नी देखे। देन प्रसाद पाटिल सर, ही इज़ अ सीईओ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यस सर। सो फेडरेशन भी आज हमारे साथ आया है डिस्कशन करने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी में, कस्टमर ट्रस्ट के लिए, ये सब के लिए हम क्या करेंगे। तो प्रसाद पाटिल सर, आप भी एज अ फेडरेशन एसोसिएशन है तो सर सब बैंकों को फ़ायदा दिलवाइए यहाँ से
कि मुफ्त में तो हमें सब कुछ चाहिए, तो वो एक चाहिए आपसे। देन अभी बहुत सारी बैंकों में लीगल इश्यूज़, अब लीगल के साथ आरबीआई ने रिसेंटली 2023 में एक आईटी आउटसोर्सिंग की गाइडलाइन निकाली थी। इट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, और आईटी यानी साइबर सिक्योरिटी है। तो पंकज बाफना सर है, वो एमडी है बाफना लॉ एसोसिएट्स के, और उन्होंने प्रैक्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट एंड बहुत सारे साइबर क्राइम केसेस में उन्होंने काम किया है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहेंगे कि एज अ एडवोकेट आप हमें ये बताइए, लीगल ओपिनियन दीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा प्राइवेसी में कस्टमर साइड होता है तो क्या होगा, हमारे वेंडर साइड होगा। तो ये सारे पॉइंट आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड उनकी ऑफिस इंडिया और इंडिया बाहर है, तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज़ें उनसे हमें मिलने वाली है। देन सत्यनारायण सर का अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो सीसा, तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन सर के पास है। एंड उनका एज अ फॉर्मर ही इज़ अ ग्लोबल साइबर सॉक हेड इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप समझिए कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में इतना बड़ा क्रिटिकल जो एक डिपार्टमेंट था वो उन्होंने हेड किया हुआ है। और दूसरा कि वो ख़त्म होने के बाद उन्होंने एज अ सीईओ भी काम किया है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी टेस्ट उनके पास है, तो वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑल सर। सो पहला क्वेश्चन संजय सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपके पास तो एकेडमिक और बैंकिंग दोनों एक्सपीरियंस है, तो विथ योर एक्सपीरियंस अगर बैंकिंग और एकेडमिक का एक्सपीरियंस के साथ आप हमें बताइए कि हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो कैसे स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी कल्चर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट कर सकती है सर। संजय सर प्लीज़। Good evening to one and all. Thank you, Ravi sir, Crest Info Media for the opportunity. Whatever the bank employees we are having in the cooperative bank, all they are from the diverse education background. Most of the employees are having the graduation in arts or commerce. They don't have technical background. And technology we can't avoid to remain in the market or in the competition. So the thing is what, after getting place in the bank, training is the most important part. So training can be provided indoor as well as outdoor. So recently RBI has launched a Saksham portal through which they have decided to train 140,000 employees from the cooperative domain. And that is a very good initiative from RBI point of view. And another thing is what the issues which are in the cooperative bank, that 95% banks lies in the tier 2 and tier 1. So they are working in the rural area. They are having issues of finance. They are issuing in the human resource. They are illiterate. We can say illiterate in terms of digital environment. So training is must for them, basic training. Again, we have to move further for providing training related to the cyber security, cyber awareness. So to intimate or to literate the customers, first of all, they must have knowledge of the cyber security. So various hands-on sessions, cyber security related training program, workshop, that should be organized in the cooperative department or the cooperative banks every time, and this is ongoing activity. We can see every day one new kind of frauds are coming in front of us. So from them we have to learn what kind of frauds, what kind of fraudulents are means they are taking frauds, or the frauds are happening. So as per that, we have to provide some information to all of them through this various media. सर एज अ सीईओ एंड आपके पास तो एक्सपीरियंस है इतना, तो सर आई वांट टू ऐड वन थिंग्स कि एज अ बैंक
एज अ सीईओ सर आप हमें बताइए हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि क्या कैलेंडर होना चाहिए फॉर द साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, कि अवेयरनेस का कैलेंडर एक चाहिए हमसे कि कैसे हम करें कस्टमर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, इवन द फॉर द टॉप मैनेजमेंट। तो वो सर थोड़ा आप बताइए। कैलेंडर यानी कि कौन से महीने में हम क्या करेंगे, ऐसा एक मैपिंग होना चाहिए। जैसे हर एक बैंक का एक फाइनेंशियली टारगेट होता है कि इस मंथ में हम ये करेंगे, इस साल में हम इतना अचीव करेंगे, डिपॉजिट लाएंगे। तो सेम चीज़ सर ये भी अब टाइम आ गया है कि बैंक को भी ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, एवरी मंथ कुछ होना चाहिए। तो सर थोड़ा उसमें आप अगर ऐड करें कि क्या करना चाहिए एज अ बैंक सबको। Sir, regarding the cyber security, it is a 365 days and 24/7 activity. We can't say that this kind of activity we should drive in the month of April, May, or any other month, because even cooperative bank has to declare in every month's board meeting that there is no any cyber fraud happen. And as I said, different kinds of fraudulent activity. For example, nowadays most of the fraudsters are targeting senior citizen person. And some days back we have come across one news. Even IT people are again suffering from the cyber attack. Yeah, so it is not like that ki IT people don't have any this kind of fear. So IT domain is very vast domain. So somebody is expert, just like in bank, as well, somebody is expert in the credit, somebody expert in the investment, somebody is expert in recovery. Just like that, IT field is very vast. Somebody is expert in the maybe the database. Somebody is expert in the maybe machine learning and or AI, and somebody expert in the cyber attack or cyber security. So IT people are also getting targeted. It is not like that ki IT people are not are not suffering from the cyber security. सर इन साइबर सिक्योरिटी ह्यूमन आर द वीकेस्ट पॉइंट। तो उसमें चेयरमैन से लेके कोई भी आदमी जो डिजिटल के साथ कनेक्टेड है सबको टारगेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द योर इनपुट्स। Thank नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू विश्राम दीक्षित सर। सर यू बिलीव कि ग्रोथ एंड गवर्नेंस, सो हाउ कैन बैंक अचीव डिजिटल ग्रोथ while maintaining the strong cyber security governance? क्या हमें ग्रोथ भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए सर? सभी को प्रणाम। आज की शाम के इस पैनल में ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बुलाया, इसके लिए उनको नमस्कार। ग्रोथ सबको चाहिए, इसके लिए तो हम सब यहाँ हैं। दूसरा ये है कि ग्रोथ करने के आसार बदल गए हैं, फ्रॉड्स के आसार बदल गए हैं, सिक्योरिटी के आसार बदल गए हैं। तो हमें वो इनवाइब करना है कि जो प्रीवियस सिक्योरिटी की हमारी संकल्पना थी वो डिजिटल टच पॉइंट्स पे बदल चुकी है। मतलब साफ है कि पहले अगर जो भी ट्रांजैक्शंस होता था वो कस्टमर हमारे ब्रिक मॉर्टल वर्क पे ब्रांच प्रीमाइसेस में जाके काम करता था। आज वो घर बैठे काम करता है। हमारे ढेर सारे चैनल्स NPCI से लेके हमारे खुद के जो भी डिजिटल चैनल्स है उसका उपयोग करके वो उसकी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू देखता है। ये हम उसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी रिलेशनशिप बढ़े और साथ ही साथ जिस समाज के लिए, जिस सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं वो सोसाइटी का उद्धार हो। सहकार की ये संकल्पना जो है, इस संकल्पना के अंदर ग्रोथ जो है तो ग्रोथ चाहिए भी और उसके साथ साथ गवर्नेंस भी चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए मुझे कोई एक आकृतिबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, एक वर्किंग फैशन होनी चाहिए और जो वो कस्टमर एंड पॉइंट के लिए उसकी एसेट, मतलब उसका अकाउंट का बैलेंस, उसके जो भी हमारे पास पेपर्स है उसकी सिक्योरिटी और उसको 100% एवरी टाइम सर्विस मिले उसकी गारंटी।
ये तीनों के लिए गवर्नेंस की नितांत आवश्यकता है। और ये दोनों टेंटाकल मूवमेंट्स है साइकिल की, जैसे दोनों पहिया चलेंगे तो ही ग्रोथ होने वाला है। आखिर तक ग्रोथ दिखेगा कब, कि जब हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अब लोग आते हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग बात करेंगे कि साइबर एसेट क्या है। जो भी कस्टमर्स के टच पॉइंट्स है, जो भी हमारे फिजिकल सिक्योरिटी के पॉइंट्स है, यानी कि डेस्कटॉप्स है, लैपटॉप्स है, सर्वर्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ है, ये सारी सिक्योरिटी के अंदर आता है। और ये सिक्योरिटी हमें एवरी डे ऐसी महसूस होती है कि वी आर टारगेटेड। इतनी वल्नरेबिलिटीज़ हमें दिन भर में दिखाई पड़ती है और हम लोग रोकते भी हैं। कई कबार ऐसे हो जाता है कि एक आध बैंक को रोकने में आसानी ना हो और कोई पैसा गया तो डायरेक्टली वो बैंक के ट्रस्ट पे आता है। बैंक की खुद की सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो सर्वाइवल डिपेंडेंट इसीलिए है कि वो कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब मिलके हमें ये देखना है कि हमारा ग्रोथ गवर्नेंस के साथ चलेगा। साइबर सिक्योरिटी हमारे जैसे जैसे वर्किंग के डिजिटल पॉइंट्स बदले हुए हैं, हर एक डिजिटल पॉइंट्स को, जैसे कि एक्सेस मैनेजमेंट हो, एक्सेस मैनेजमेंट से लेके जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो भी सिक्योरिटी है, वो सभी की व्यवस्था हमें दुरुस्त करने के लिए करनी है और साइमल्टेनियस है। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है कि जिसने हमने किसी ने सर्टिफाई किया कि टुडे यू आर करेक्ट, लेकिन टुडे यू आर करेक्ट नहीं है। वो जो सिक्योरिटी जिस टाइम पे उन्होंने चेक पॉइंट्स के हिसाब से हमारा पूरा व्यवहार देखा, उसी समय हम लोग ठीक ठाक थे, उसके नेक्स्ट मिनट में वी आर वल्नरेबल टू द मार्केट। ये समझ के हमें काम करना है। इसके लिए ये सिक्योरिटी जो है, ये सिक्योरिटी का पूरे स्टाफ के अंदर, पूरे कस्टमर्स के अंदर और पूरी जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर हमें हर रोज उसके ऊपर काम करना है। यही गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट है और यही हमें ग्रोथ देगा। So thank you sir, thank you for your comments. तालिब दवावाला सर, my questions as a vice president और सर as a director, आप इतने साल से एक्सपीरियंस है, तो how can small and medium urban cooperative banks improve cyber security with limited budgets? तो सबके मैंने मोस्टली पीपल्स के दिमाग में जो था या मोस्टली वो डिस्कशन का पॉइंट है, वही एज अ क्वेश्चन आपको किया है सर। सो प्लीज़ सर। थैंक यू गौतम। आजकल मैं बोर्ड मीटिंग कम अटेंड करता हूँ, साइबर मीटिंग ज़्यादा अटेंड करता हूँ। सी एज अ डायरेक्टर मेरे कुछ डिफरेंट ख्यालात रहते हैं, ख्यालात है, ओपिनियन भी है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ मस्ट, लेकिन खाली साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से नहीं आती है। बैंक को चलाना है तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए और ट्रस्ट भी चाहिए। बैंक हमारी ट्रस्ट पर चलती है, खाली टेक्नोलॉजी से बैंक नहीं चलेगी, कोई भी बैंक हो। और वो ट्रस्ट के लिए हमने जो सिस्टम बनाई है, हमारा जो काम है, अब ये टेक्नोलॉजी के लिए हमको दूसरी एजेंसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्यों हम लोग वो पेन से लेके कंप्यूटर से लेके एआई तक आए हैं। तो और जो भी जनरली 90% डायरेक्टर लोग आईटी एक्सपर्ट नहीं है। तो मेरा जो भी आईटी कंपनी यहाँ काफ़ी लोग है कि भाई बैंकरों के साथ आप वेंडर की तरह मत आओ, पार्टनर की तरह आओ। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और हम लोग छोटे शहर के छोटी बैंक वाले लोग हैं, तो वी डोंट हैव सच अ बिग बजट, वी रन विद द लिमिटेड आइडियाज एंड लिमिटेड बजट। हमारे आईटी इतने एक्सपर्ट्स नहीं रहते हैं, तो ये सब फिर भी हमारी छोटी बैंकों में, भगवान की कृपा बोलो या हमारी एफर्ट बोलो, फ्रॉड कम होते हैं। तो ये जो है टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो छोटी बैंकों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सिक्योरिटी तो रहना ही है, और इतना मेजर इश्यू भी नहीं है मेरे हिसाब से, बाय माय एक्सपीरियंस, कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उसमें कभी कभी स्टाफ की गलती रहती है, कभी निग्लिजेंस रहता है, उसके हिसाब से भी रीज़न है। अगर 100 में आता है तो 50% तो यही रीज़न है कि आपने ओटीपी दे दिया, ये कर दिया, या कहीं ना कहीं छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक रहती है। जो फ्रॉड करने वाले हैं वो कम ही रहते हैं,
और सिक्योरिटी तो हमको चाहिए ही, लेकिन आप लोग जो है जो सिक्योरिटी की सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग को क्या है कि बैंक चला रहे या थ्रिलर मूवी चला रहे वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय फियर हमको माल बेचा जाता है. दिस इज माय फीलिंग, सॉरी टू से, कि आप ये नहीं लोगे तो कल की हेडलाइन आपकी होगी. तो ये लिमिटेड बजट का ये बड़ा इशू है, क्योंकि सीबीएस तो चाहिए, एटीएम चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए और ये सब चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट, क्योंकि लोगों का पैसा है, लोगों का डेटा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है. वो डेटा इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको सेव करने की ज़रूरत है. तो साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट. लेकिन जो साइबर कंपनी है, यहाँ काफ़ी कंपनी मौजूद है, वो छोटे बैंकरों को ज़रा प्रेम से रहेगी तो काम अच्छा ही होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बैंकर लोगों का क्या प्रॉब्लम है सर, मैं मेरा दर्द बता रहा हूँ कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आरबीआई, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्ट्रार, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू यूनियन. और ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं और से आया हुआ प्रॉब्लम है. बैंकर खुद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और सबका जवाब हमको देने का. सर्वर डाउन है तो कस्टमर हमको गाली देके जाता है. अब सर्वर डाउन हो गया, उसके लिए हमारी कोई जवाबदारी नहीं है. तो ये सब जो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो आप काफ़ी सीनियर लोग हैं मेरे से और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो तो चाहिए ही. लेकिन ये जो है जो हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसमें हम करेक्शन कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, वो करना चाहिए. थोड़ा मैं बीटर रहता हूँ, लेकिन दिस इज माई स्टाइल. थैंक यू. Sir, I Yes, would sir. like to add one thing in this. Regarding the budget, little bit can be overcome because every year, after getting the net profit, we have to allocate 1% cooperative education fund, and that fund we can get from the cooperative department by submitting proposals, training proposals. Maybe equipment, projector or a laptop or a resource person remuneration, that kind of thing. So that will help to arrange, get some financial aids for the arranging the training. That's it. Thank you. सो थैंक यू दवा वाला सर. साइबर सिक्योरिटी वाले जितने भी हैं, आप उनका भी ध्यान रखिए और आप एज अ वेंडर नहीं है, आप एज अ पार्टनर काम कीजिए. सर आपके साथ पक्का काम करेंगे. अब सर नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मैं जो अभी फेडरेशन में सर है प्रसाद पाटिल सर, उनको पूछना चाहता हूँ कि एज अ डायरेक्टर्स हमने सुना, अब एज अ फेडरेशन हम पूछते हैं सर हाउ कैन स्मॉल एंड मीडियम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी विथ लिमिटेड बजट्स? हेलो, ये सब आपके हाथ में ही है. आप जो है, आप बस बैंक्स के पास जब जाओगे तो आई वुड वांट यू टू गो एज अ मॉडरेटर, नॉट एज अ वेंडर. अगर आप मॉडरेटर करके जाओगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए सारे जो बैंक्स वाले हैं ये बहुत खुश होंगे. और एक रियल सेंस जो आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से कम बजट में कर सकते हैं, तो कम से कम बजट में यूसीबीज अच्छा काम कर सकेगी साइबर सिक्योरिटी का, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो मेंबर्स है उनको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा. सो जैसे आपने अभी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा था कि पार्टनर करके जाइए. सो आई डोंट नो कि बाकी कंपनीज का क्या है, बट आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू कि आप जब किसी बैंक में जाओगे तो एज ए पार्टनर करके जाइए. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये है कि हमें आउटसोर्सिंग एजेंसीज पे कितनी डिपेंडेंसी रखनी चाहिए. बिकॉज आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको जब चीज़ दी जाती है तो उसमें ये होता है कि आपको हम 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे एनुअली, एंड इन दैट हम आपको 4 चीज़ें देंगे. And when you enter into an agreement with any of the vendor, so after that there comes another demand कि सर अभी ये रिसेंटली आरबीआई ने नई गाइडलाइन इशू की है, उसको अगर आपको कंप्लाई करना है तो फिर हमारी फीस अलग होगी, उसके चार्जेस अलग होंगे. मतलब जब कोई
बार्बर शॉप में हम जाते हैं तो अगर हमें शेविंग करनी है तो बताया जाएगा बैठने का पैसा इतना है, कुर्सी पे बैठने का पैसा इतना है, साबुन का इतना अलग से लगेगा, ब्रश का अलग लगेगा, ब्लेड का अलग लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें समझने के लिए व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास हमारे रिसोर्स ऐसे हो जिन्हें इन सारी चीज़ों का नॉलेज है। अगर हम वेंडर्स को पैसा दे सकते हैं तो हमारे स्टाफ को क्यों नहीं हम खर्चा कर सकते? हमारी स्टाफ को उतना एजुकेट करने के लिए अलग अलग कोर्सेस में भेजकर उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। और उसमें सर मतलब रिसेंटली एक डीबीएस बैंक सिंगापुर जो है उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। सो अर्लियर उनका 85% चीज़ें उनकी आउटसोर्स थी, बट रिसेंटली उन्होंने वो 85% चीज़ें इनसोर्स की है, जस्ट बिकॉज दे ऑल्सो फेल्ट द नीड कि नहीं हम आउटसोर्सिंग एजेंसीज पे नहीं डिपेंड हो सकते। और एज अगर हमारे पास कोई उतना अच्छा स्किल्ड रिसोर्सेस अगर होगा तो वो जिस तरह से एक अटैचमेंट से वो इंस्टीट्यूशन को सर्व करेगा, दैट वी कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन हु इज आउटसाइडर। आउटसाइडर तो यही सोचेगा कि मेरा काम कितना है और मुझे और चार जगह पे काम करना है, मुझे कितना पैसा मिल रहा है, यही कैलकुलेशन होगी। बट अगर आपने आपके स्टाफ को अगर आप एजुकेट करते हो, उसको आप अगर प्रॉपरली पे करते हो, ऑफ कोर्स अगर आपको शाहरुख को लेके फिल्म बनानी है तो शाहरुख का बजट ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें मैं डिफर करता हूँ कि कम से कम बजट, वाई शुड वी ऑलवेज थिंक कि कम से कम बजट में कोई चीज़ करनी चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि हमें सर्विस कौन दे रहा है और क्या क्या उसमें स्कोप ऑफ सर्विस क्या है। अगर कोई वेंडर आपको कोई चीज़ 1 लाख रुपए में दे रहा है और वही चीज़ अगर बी वेंडर आपको 3 लाख रुपए में ऑफर कर रहा है, तो यू शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर 1 लाख रुपए में मुझे कोई वेंडर 4 चीज़ें दे रहा है और अगर 3 लाख में मुझे अगर वो 15 चीज़ें दे रहा है, तो आई थिंक आपने ये सोचना थी कि वेदर आई शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज 2 लाख रुपीज़ या फिर मेरी बैंक की सिक्योरिटी। और बैंक की सिक्योरिटी में सबसे बड़ा जो एक सवाल ये होता है कि अगर साइबर अटैक बहुत कॉमन है दिस डेज, बट स्टिल अगर कहीं भी साइबर अटैक हो जाए तो बैंक की रेपुटेशनल जो इमेज है, रेपुटेशनल जो उसकी रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वो 2 लाख रुपए में बचा कर 1 लाख रुपए के कम से कम बजट में काम करूं या 2 लाख रुपए मैं ज़्यादा खर्चा करके और फिर जो है मेरी रेपुटेशन को जो है उसको संभालूं। और यही नहीं है कि जब हम बोर्ड मीटिंग्स होती है तो बोर्ड मीटिंग्स में बहुत सारी बार जैसे हमें आरबीआई के रिपोर्ट्स मंथली क्वार्टरली देने पड़ते हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सी कि हमारी बैंक में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है, हमारे बैंक में कोई साइबर अटैक हुआ है क्या। एंड व्हेन आई से साइबर अटैक, तो जैसे अभी एक बात है कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमें आरबीआई को रिपोर्ट करना है, बट फ्रॉड का मीनिंग ये है कि अगर कोई अमाउंट बाहर निकल जाए तो ही इज इट अ फ्रॉड। अगर हमारी बैंक के ऊपर कोई अटेम्प्ट हुआ है जिसको हमने रोका है तो भी वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो दैट शुड बी ऑल्सो प्लेस्ड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स कि हमारी बैंक में इस तरह का इंसिडेंस एक हुआ या अटेम्प्ट हुआ है, तो वेयर इन बोर्ड पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब कोई टेंडर हम निकालेंगे तो वी शुड नॉट गो विथ जस्ट L1। हमें ये देखना चाहिए कि क्वालिटी कौन ऑफर कर रहा है, किसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। मतलब कई बार तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, आईटी कंसल्टेंट करके बहुत सारे बैंक्स में, उनके खुद के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं और लोगों से हैंड होल्डिंग करके अपनी आईटी कंपनी चलाते हैं और वो कंसल्टेंट करके काम कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो आरबीआई के तो गाइडलाइंस और एडवाइजरीज एवरी डे आ रहे हैं, सर्टिन एडवाइजरीज इशू कर रही है।
हमें ये देखना चाहिए कि हमारे स्टाफ के बीच में वो सारी चीज़ें जानी चाहिए। जो आईटी का स्टाफ है, आईटी के स्टाफ के बीच में वो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपका जो आईटी हेड है वो चीज़ें समझ रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, बाकी जो उसकी टीम है उनके साथ में भी वो एग्जीक्यूशन से पहले डिस्कशन होना चाहिए कि कौन कौन सी एडवाइजरी है वो क्यों इशू की गई है। तो अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो आई थिंक जो बाहर जाने वाला पैसा है उसको हम बचा सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई पैसा बचाने की चीज़ नहीं है, बाकी तो बहुत सारे खर्चे हम करते हैं। तो यहाँ पे वो पैसा बचाने से अच्छा है कि हम हमारी बैंक का रेपुटेशन बचाए और डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है उसको जो है, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है उसको हम कायम रखें। थैंक यू। तो सर मतलब कि एज अ समरी एक ही लाइन में अगर बोलूँ तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ नॉट अ ऑप्शनल। हाँ, बजट कंस्टेंट है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सर ने बताया। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो था स्किल डेवलपमेंट, कि हमारे साथ हमारे पास जो है उसी को स्किल डेवलप करना है और उसी को आगे बढ़ाना है, तभी जाके तो वो जो हमारे स्किल्ड पीपल्स है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा ये एक ही सेम चीज़ कोई 2 लाख में दे रहा है, कोई 5 लाख में दे रहा है, तो क्या डिफरेंस है टेक्निकल। और वही बैंक के लिए बेनिफिट रहेगा कि सस्ता लेंगे बट वहाँ पे कुछ कमी है तो टेक्निकल टीम ही वहाँ पे डिटेक्ट कर पाएगी। यस, सो अब हम लोग बात करते हैं एडवोकेट पंकज बापना सर से। तो उनका साइबर क्राइम केसेस में बहुत काम है और लीगल तो आप मेरे ख्याल से सब लोग ढूंढ ही रहे हैं कि हमें एग्रीमेंट के लिए लीगल कुछ चाहिए, मुझे ये कभी क्या बोलते हैं वेंडर का रिस्क असेसमेंट करना, उनके लिए भी ये लीगल ओपिनियन चाहिए, नए कोई वेंडर को ऑनबोर्ड करना उसके लिए भी लीगल चाहिए। तो सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइबर crime cases currently affecting banks and customers? This is a very good question because being a techno-legal lawyer, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो मोस्टली पुलिस तक भी नहीं पहुंचते बिकॉज नो वन नोज द प्रोसीजरल, और सबसे ज़्यादा 90% फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। अब मैं जो ज़्यादा करके केसेस हैंडल कर रहा हूँ बिकॉज आई गॉट एन इंटरनेशनल ऑफिस इज ऑल्सो ब्रेन मैपिंग, ये सबसे ज़्यादा अभी केसेस आ रहा है। आई एम हैंडलिंग अराउंड 17 केसेस ऑफ ब्रेन मैपिंग। मतलब आदमी जो सोचता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है उसको। इट इज़ नॉट इनडायरेक्टली, अगर सरल भाषा बोलो तो साइबर हिप्नोटिज्म, जिसके केसेस अगर आप लोग देखो तो डिजिटल अरेस्ट, स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स, नौकरी, जॉब स्कैम्स, ये सब उसके इफेक्ट है कि वे अ कमांड हैज बीन गिवन प्लस गेम्स, ब्लू वेल और ये सब देखो, द कमांड्स हैव बीन गिवन बाय मशीन विच इज आवर मोबाइल एंड द पर्सन हु इज द यूजर हैज टू फॉलो दैट। वो उसको इस तरीके से रंग जाता है उस पर्टिकुलर कमांड के अंदर कि वो करेगा ही। वैसे ही मेरे पास एक केस है जहाँ पे बंदा खुद बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करता है। अभी आप डिजिटल अरेस्ट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, मोस्टली डिजिटल अरेस्ट सबको पता है, वहाँ जहाँ पे अपना पीएमओ, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो सो सीरियस अबाउट इट, इस तरीके से वो लोग सिक्योरिटीज ले रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट में व्हाट द क्रिमिनल्स ने किया है, दे डोंट हैक योर सिस्टम्स, दे हैक योर ब्रेन। आप खुद बैंक जाओ, वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करवाते, आपको फिजिकल ट्रांसफर मांगते हैं। आप बैंक जाओ, आपको 21 दिन 25 दिन के लिए अरेस्ट करके रखा जाता है। अरेस्ट मतलब जस्ट इन अ रूम, आपका ब्रेन मैपिंग किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा, उनके पास सारा डिटेल्स होता है, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है, आप अभी का अभी बैंक जाओ, फिजिकल आरटीजीएस या एनईएफटी फॉर्म भरो, एक पर्टिकुलर शेल कंपनी का एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ जाके दे दो, और जब वो फिजिकली जाता है उस काउंटर पे, या जो भी बंदा वहाँ पे एम्प्लॉय बैठा है, ही शुड बी सस्पिशियस कि ये बंदा क्यों इस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है, विच अ नॉन कमर्शियल, उसके ट्रांजेक्शन में कभी वो नहीं हुआ, बट वो क्लाइंट सुनने को रेडी नहीं होता है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बैंक मैनेजर्स को भी और जो इन स्टाफ है उनको एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया गया, वो बोलते हैं हमें डाउट है कि द अकाउंट होल्डर इज इन अंडर फियर, लेकिन वो हमें ही डांटता है, मेरे बाप का पैसा तेरा क्या जाता है। सो दिस इज वेयर ही इज इन द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, और वो जाके पैसा ट्रांसफर करता है। अभी यहाँ पे वो खुद जब ट्रांसफर करता है तो लीगल लाइबिलिटी बैंक की नहीं आती, क्योंकि उसने खुद ने ट्रांसफर किया। सो यू कैन नॉट से इट इज एन हैकिंग, ही हिमसेल्फ इज विड्रॉइंग इज एंड ट्रांसफरिंग इज मनी। ये सबसे ज्यादा हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट पे 28,000 करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन शिफ्टेड, मतलब शिफ्टेड नहीं बोलते, ट्रांसफर्ड इन 24-25। यू जस्ट इमेजिन
दिस इज नोन एज ब्रेन मैपिंग, जो मोस्टली मैं कहता हूँ साइबर हिप्नोटिज्म. These are the major cases which are coming and India is a major victim for this. Second आता है स्टॉक मार्केट स्कैम्स, लालच सबसे ज्यादा. वहां भी हम खुद ही पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वापस ब्लेम जाता है बैंक पे कि बैंक ने ऐसा किया. दे डायल 1930 पे सर मेरा पैसा चला गया. तो बिकॉज आई एम फ्रॉम द पुलिस फैकल्टी, तो हम तो जब कंप्लेन आता है बोलते जब पैसा कमाता तब तो नहीं बोलता, और जब पैसा चला गया नाउ यू आर ब्लेमिंग बैंक एंड द पुलिस कि मेरा पैसा चला गया. व्हाई? दैट ग्रीडीनेस. ये सारी चीजें होती है क्राइम के लिए. आप कितनी भी सिक्योरिटी रखाओ, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर खुद ही अगर करना चाहेगा, आप क्या कर सकोगे उसको? सो दीज आर द मेजर इश्यूज विच बैंक हैज टू डू. ट्रेन द पीपल, ट्रेन द अकाउंट होल्डर्स कि आपके साथ ऐसा हो सकता है. आप इसको बिकॉज खाली इन स्टाफ को ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, क्योंकि हैकर्स ऑल्सो दे नो द मेंटेलिटी. आप सारे फीचर्स रख रहे हो, लॉज आर बिकमिंग सो स्ट्रिक्ट, पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल. लेकिन अगर वो बंदा खुद ही ट्रांसफर कर रहा है, नो लॉ इन द वर्ल्ड कैन कैच होल्ड ऑफ हिम. So these are the major issues which are going on. सो थैंक यू. अब सारे साइबर क्राइम केसेस वगैरह के लिए अभी तो ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत कुछ आ गया है बैंक के अंदर की जो हमें एज अ बैंकर्स करना है. लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, 24/7 कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, टोल फ्री नंबर, बहुत कुछ आ रहा है जैसे सर ने बोला. तो सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अफोर्ड्स डाल ही रही है और कंप्लाइड कर ही रहे हैं. तो ये एक इनिशिएटिव अच्छा है कि सारी बैंक कोई भी चीज़ नई आरबीआई की तरफ से आती है तो एक बार तो पढ़ के कैसे हम प्लान करेंगे वो तो समझ ही लेते हैं. सर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यनारायण सर से पूछना चाहता हूँ कि सर आपने हेड किया है ग्लोबल सॉक को, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का खुद का एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर था, ही इज़ हेडिंग. तो सर सॉक भी आज सब बैंकों नाम भी उन्होंने सुना है, कोई सर्विस ले रहे, अलर्ट यूज केस भी हो गए सबके साथ. सो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि जो आपका सॉक में जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से व्हाट आर द बिगेस्ट साइबर थ्रेट्स करंटली टारगेटिंग बैंक्स? So first of all, sir, I want to explain that our urban cooperative banks are having RBI cyber security framework. That is graded framework based on the UCB digital adoptions. Like if you are having internet banking, you have to have more cyber security risk mitigants. Then recently, Reserve Bank of India has given a guideline also, wherein they have mentioned that the UCBs have to keep a portion of their kept aside a portion of the money for cyber security and all. There was discussions happened. All the things will happen only when there is funds available in the organization. So a lot of discussions happened. Even top management board concerned, board has to be trained and all. They should be aware and all. Security Operations Center is a 24/7 monitoring of various activities, security related activities happening. Mostly this firewall and all unrelated traffic that is coming into the organization, it will be blocked. And the agencies, Indian agencies and the national agencies, every day they will release the malicious IP addresses and all. The people with that malicious IP address, they will be trying to attack your systems. Once the malicious IP address is known, then that IP and that hash value and all you will block in the system so that the entry of those things will be not be coming into this one. So in the security, first basically you will be inbound traffic, similarly outbound traffic. Whatever your system's data or something, it should not go to other places, that the security you will be taking care. And a typical security operations center will have around 20 tools. Network access control, file integration management, database monitoring, privileged access monitoring, lot of things will be there. And they will all reduce the cyber impact. Actually, NIST cyber security framework is a global framework, most sought after. And the Reserve Bank of India cyber security framework, we adopted from their NIST cyber framework. They say that identify, protect, identify your environment, then detect what are the loopholes and all, protect your
assets, IT assets, and respond in case of any happening, and recover in case of any data leakage has happened. That is the cyber security NIST framework or RBI framework. That is the cycle. You have to identify, you have to protect, you have to detect, and you have to be in a position to respond to any activity happened by a adversary, and you have to recover in case of your data was leaked. And another global framework, great framework is MITR framework. That is also a US body. That MITR framework is given around 1,000 use cases wherein a adversary can take the data from you, and those kind of things for frameworks were there. So 24/7 monitoring, and the security operation centers in urban cooperative banks are only to Saraswat Bank or Maharashtra State Cooperative Bank, MSSC. They have had their own captive in-house SOC. But other SOCs company, even maybe our big banks from Pune, Cosmos may be having in-house SOC. Other cooperative banks, they have to have shared SOCs, where your logs you can share with them, and they will monitor on your behalf, and they will advise you in case of anything. So the 24/7 monitoring is good for the bank security. And in case we can't have our own cyber security in-house setup, we can have a third party, MSSP, managed security service provider, we can say. But still, internally the bank and the IT head or the security head, whatever is there, he is responsible. We have to monitor our things. And ATM frauds happened in Telangana. In fact, I am when MDC of Bhadradri Urban Cooperative Bank, I myself faced the challenge. And similarly, the same kind of thing happened multiple banks in Telangana. And my senior colleague is sitting from Kerala. Then when we discussed in Crest Info Media, arranged meeting, last meeting, then in Kerala also the same thing happened. In this what? The cards, fake cards they are using. Mool accounts, fake cards are using. The modus operandi, whatever the ATM attack happened in my bank. So, this is a card he is having. When the ATM is giving the money, they are keeping the money, they are taking the money into hold. When the money was not dispensed, the ATM machine will be confused, and the ATM e-journal, it is writing cash not dispensed. Okay, then he is going to his bank and he is disputing and he is raising a chargeback. The chargeback is coming. And because my IT officer is on leave, huge chargebacks came every day, 500. Sir, telling 8,000 transactions in wallet. Sir, have this one. 500 chargebacks every day. Like that 4 or 5 days. So around 140 lakhs has been siphoned off from the bank. Even NPCA, our regulator and all, the fraud risk mechanisms at their end also may not have been there. Nobody has given me any alert, but these kind of things happened. And here one of the most important thing is reconciliation is also very important. Daily, whatever the chargebacks coming, and daily reconciliation also most important. Daily reconciliation also should have a better it. सत्यनारायण सर, एक स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी एंड यू आर द मेंबर इन सीडेक. सो वो एक फ्री वाली चीज़ थी जो हम सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो फ्री में क्या मिलता है सीडेक की तरफ से, वो थोड़ा बताइए यहाँ पे. वेरी गुड. This CDAC, Center for Development of Advanced Computing, the history there of CDAC, when USA has not given his supercomputers, supercomputer, USA declined technology transfer to supercomputers. So at that point in time, the government in office, long back, 15, 20 years back, we want our own supercomputer. Sir, India. I'm asking about the CDAC only. I am telling the history of CDAC. So our forefathers created CDAC for having one of the greatest computing technology to India. CDAC is having one office in Pune,
But CDAC Hyderabad is the flagship company. They are free of cost training CISOs across the country. And they are giving 3-day, 4-day training programs to vendors and staff also. Online we have to apply. All their programs are free of cost. This is a joint venture by Satin and the Ministry of Electronics and Communication, and they have given this the responsibility to CDAC. CDAC website, you please go to CDAC website. CISO is the certification they are giving, and all of our colleagues, employees, all of them can be enrolled for that program. And the portal, CDAC website, is giving a lot of awareness, even kid awareness, employee awareness, whatever sir they are telling, awareness, creation of the awareness to employees. All these apps and all this material is free of cost available in the website. So please take advantage of the CDAC, Yes, sir. CISO program, Yes, and sir. CDAC awareness material, and you can circulate to all your customers and all your employees. Yes. So, sir, as a we are a certain member organization, तो अभी हमारा एक संवाद करके एक 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑल द सर्टिन member ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थे, वहाँ पे सीडेक भी थे. उन्होंने ये चीज़ सर सारे सी और सीसो जो भी अपने आईटी टीम से या इवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि सर सीडेक है ना, वो फ्री में हमारे सीसो को ट्रेन कर रहा है. एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है, देन सर्टिफाइड. अब सिर्फ दिस इज़ नॉट फॉर द सीसो ओनली, उनके आईटी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैडर, जो मतलब कैडर है, अलग अलग सिक्योरिटी कंट्रोल्स या सीबीएस या सॉफ्टवेयर वगैरह मैनेज करते हैं, उनके लिए भी ये फ्री में कोर्स विद द सर्टिन, जो हमारी एक नोडल एजेंसी है, सर्टिन एंड सीडेक ने मिलके ये स्टार्ट किया है. तो सर एज अ इंडिया फ्री की चीज़ तो हम सबसे पहले लेंगे. तो आज ही सर आप अभी मेरे ख्याल से मई में ही एक पहली बैच होने वाली है, तो यू कैन रजिस्टर एज अ बैंक. एंड सर अभी थोड़ा टाइम कम है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, व्हाट रोल should training and awareness play in reducing cyber risk in banks? So ठीक है, हमने सारे कंट्रोल्स तो लगा दिए, पर ह्यूमन फायरवॉल एज ए एम्प्लॉय स्टाफ, हम उनको क्या ट्रेन करेंगे कि वो भी हमारा ह्यूमन फायरवॉल भी ऐसे आने वाले खतरे या अटैक से हमें बचाएगा सर? See, for any bank, human is the most important asset, and through the training only, various kinds of training, as I said, hands-on workshop, through that they should be trained, and awareness, various camps in the throughout the area where they are operating for the customer, just like 1930 number. Whenever some incidents or one fraudulent activity is happening, then immediately that should be reported to the through the 1930 or through the number, which is number given by the bank, and through that whatever the fraudulent amount that can be saved, or that further action, that money should not be transferred to somewhere, so that that money is saved, or money should not credited to the where bank can not able to get back. So that kind of awareness is to be created among the employee as well as the customers or stakeholders, all the stakeholders, I mean to say. सो अभी रिसेंटली अभी हम बैंकर से बात कर रहे थे, तो एक बैंकर्स ने बताया कि हमने कल्चर बना लिया है कि एवरी क्वार्टर वी आर डूइंग द ईमेल फिशिंग सिमुलेशन ड्रिल, कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे इंक्रीमेंट की बात आती है एचआर डिपार्टमेंट मेल करता है, गणपति का कुछ फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का कुछ सेलिब्रेशन, बहुत सारी बैंक है जो इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो इंश्योरेंस का हम एक फैक्ट ईमेल भेजते हैं, तो हमारे ह्यूमन फायरवॉल कितने अवेयर है वो पता चलता है. तो दिस इज़ बेस्ट कि सर अगर आपने अपनी बैंक में साइबर सिक्योरिटी कल्चर में ये भी एक कल्चर आपने बना दिया है कि यार साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज़ अ कल्चर, सबको करना ही है,
और वो सबसे वनरेबल वही है हमारा ह्यूमन चेन. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्राम दीक्षित सर. हाउ कैन बैंक प्रोवाइड अ good customer service while also keeping a customer data safe and secure? कस्टमर डेटा सेफ एंड सिक्योर के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको सर्विस देनी है, इसके लिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है. वो तो मैंडेटरी है कि कस्टमर का कोई भी डेटा हो जो फिजिकल फॉर्म में हो, किसी रॉन्ग पर्सन्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए. ये तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा ये है कि उसकी प्रोटेक्शन जितने समय के लिए हमें उसे रखना है उतनी प्रोटेक्शन हमें ज़रूर करनी है. और ये सभी जो करना है उसके साथ साथ सर ने जो बताया कि एजुकेशन स्टाफ को देना है, ह्यूमन फायरवॉल वो क्रिएट हमें करनी ही पड़ेगी. और उसके लिए हमारी बैंक में हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको वो यूज़फुल हो. डोंबिवली नगरी में हम लोग हर महीना कम से कम 3 ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेते हैं और वहाँ पे वो प्रोग्राम एक हफ्ता भर चलता है. वो हफ्ते में एवरी स्टाफ हैज़ टू रजिस्टर एंड कंप्लीट दैट सेशन एंटायरली. जो कंप्लीट नहीं करता है उसके बारे में HR फॉलोअप करता है और वो कंप्लीट करके हम लोग लेते हैं. उसके बाद में उसकी एक एग्ज़ाम होती है. तो अगर ये हमें ह्यूमन फायरवॉल क्रिएट करनी है तो ये एवरी डे जैसे हमारी वर्किंग स्ट्रक्चर्स है वो हमेशा बदलती रहती है. उसमें पोटेंशियल्स क्रिएट करने के लिए ये हमें एजुकेशन भी उनको देना पड़ेगा. ये हम सब किस लिए कर रहे हैं? तो अल्टीमेट कस्टमर सर्विस, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसे एक्यूरेट सर्विस चाहिए, टाइमली सर्विस चाहिए एंड 24/7 365 डेज वो सर्विस अब चाहिए. ये तीनों अगर हमें करना है तो हमें उसके साथ साथ ऑल सिक्योरिटी पॉइंट्स को भी इस्टेब्लिश करना है कि ये सर्विस हम लोग उनको दे पाए. इसीलिए जो हम लोग अभी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये साइबर सिक्योरिटी की बात पूरी घुमा फिरा के एक ही लाइन पे आती है कि हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी हो, हर दिन वो सुधरती जाए और उसके अंदर की जो फ्रॉडुलेंट नेचर है वो हम लोग कोई भी फायरवॉल हो, वैसे वो ह्यूमन फायरवॉल हो, अगर हमारे CBS में पहुंचने वाले कोई फायरवॉल हो, नेटवर्किंग की कोई फायरवॉल हो, उसके सभी के जो माध्यम हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से वो सर्विस इम्प्रूवमेंट में अगर वो कन्वर्ट होता है तभी ये जायज़ है. नहीं तो खाली RBI मांगता है इसके लिए हमें वो कंप्लीट करना नहीं है. नॉट एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस बट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस वो हमें कंप्लीट करना है, ये हमें देखना है. यस सर. सो आपने जिस तरीके से सर बताया, सो एज अ कस्टोडियन बहुत सारे बैंकर्स बताते हैं कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द बैंक. मतलब कि हम पैसे को सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ बिठा गया है. हमारा काम ये है कि गलत जगह पैसा नहीं जाना चाहिए. सेम चीज़ ये डेटा है तो डेटा के भी कस्टोडियन हम ही हैं. तो हमें जैसे साइबर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, डेटा लीक नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ से कोई ऐसे हाथ में डेटा नहीं जाना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें भी हमारे बैंक के कल्चर में ऐड करनी पड़ेगी. उसके लिए अवेयरनेस एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग कर सकते हैं. तालिब दवावाला सर, आपसे एक एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप है, बोर्ड में मेंबर्स है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट इन सपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इन बैंक्स? एज अ डायरेक्टर बैंक में जो कुछ भी होता है तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की ही रहती है. तो जनरली बोर्ड की मीटिंग में सभी बैंक की ये मंथली रिवाइज होता है, कोई 3 मंथली रिवाइज होता है. रिकवरी क्या है, साइबर सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ रहा है, कितनी FIR आई है, जो कुछ है वो सब होते ही रहता है. उसमें अगर नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं. क्योंकि ठीक है, वो उन्होंने बोला सर ने कि हम पूरा सिस्टम बैंक में डेवलप करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हम पूरा नहीं कर सकते. ऑडिट हमको बाहर कराना है, डिजिटल हमको बाहर कराना है, कि बैंक के पास वो सब फैसिलिटी है ही नहीं. कंप्लायंसेस खाली बैंकरों को, कस्टमरों को जवाब देना है, वही हमारी जवाबदारी में आती है. मैं पेन बोल रहा हूँ. एक लाइन में मैं खाली बता दूँ कि ये वेंडर्स और बैंकरों का क्या रिलेशन है कि
इसका का आगाज आप जानो, इसका का अंजाम हमसे पूछो। So, yes, yes, sir. One input. I am asking all of you, like I also faced the challenge. I could not able to meet the NPCI guidelines. NPCI. ATMs we are using. ATM में chargeback आता है. So how many wrong chargeback आया तो how many are having here experience of rejecting the wrong chargeback? आप कोई भी बताइए, chargeback आया, गलत चार्जबैक आया, मेरा वैसा ही है, गलत चार्जबैक मीन्स हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है 5 दिन का बाद में. इफ द चार्जबैक, इफ यू डोंट रिटर्न द चार्जबैक, योर अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डेबिटेड. वही है ना, चेक रिटर्न जैसा ही है. चेक रिटर्न का टाइम हो गया, ऑटोमेटिकली अकाउंट डेबिट हो जाते हैं ना रिजर्व बैंक में. वो चार्जबैक का, रॉन्ग चार्जबैक का कोई भी वो रिजेक्ट किया क्या? एक चार्जबैक गलत तय करके कोई रिटर्न किया? यस सर, है यहाँ पे. जी जी, हाँ सर बोलिए, क्या प्रोसीजर है बताइए. हेलो सर, उसमें कैसे है, अपन ईजे जो है एटीएम का ओजे चेक करते हैं, उसमें रिस्पांस कोड आता है 00 है तो वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है, और ऊपर का जो कैश डिस्पेंस हुआ है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो माइनस करके बैलेंस आया है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है, और सीसीटीवी भी कंफर्म किया जाता है कि उसने कुछ छेड़छाड़ किया है या नहीं किया है, वो करके फिर उसको डिनाई करते हैं. ग्रेट. सर बोला है ना, यू हैव टू हैव योर ई जर्नल स्नैप. सर उसमें 4-वे रिकन्सिलेशन भी होता है. And you have to give your CCTV footage. The CCTV should show that cash was dispensed. वो सभी चेक कर लीजिए. Because I was lost money because CCTV footage बराबर नहीं था. वो CCTV का इतना ही क्लिप वो 2 MB का फाइल में आप अपलोड करना पड़ता है. It should be extracted. मेरा गांव में है, वो बोलता है उसमें एक्सट्रैक्शन, वो फिल्म, that particular transaction clip cannot be retrieved. वो if that particular transaction, that moment cannot be retrieved, you can't reject the transaction. So sir is having the live experience of how you have to have an ATM chargeback. You learn from him. And सर जी, हमारे पास में ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आए हुए हैं. क्योंकि कुछ लोग कैसा है कि कुछ जो एटीएम का ये रहता है ना, उसमें पेन ये कर देते हैं और चार्जबैक ये क्या है ना, कैश लिए हुई रहती है. ये वीडियो फुटेज में ही हमें पता चलता है. इतना ही नहीं तो हमारा खुद का बैंक छोड़ दीजिए, खुद का एटीएम छोड़ दीजिए, सामने वाली जो नेशनलाइज बैंक होती है ना, उसमें फ्रॉड होते हैं और हमारे तरफ आते हैं कि ये इस तरह से काम हुआ है ऐसा. लेकिन हम लोग जब तक उसका फुटेज नहीं मिलता है तब तक एनपीसीआई को भी बाकी का ये करते हैं उसके रिले. तो सर ये एनपीसीआई का टॉपिक निकला है तो आई थिंक सो सबको माइक जाएगा, वो वाली बात है, क्योंकि सब वही डरते हैं अभी तो थोड़े एनपीसीआई से कि ये कभी भी हमारा चार्ज काट लेते हैं. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू प्रसाद पाटिल सर. Sir, RBI is issuing regular cybersecurity guidelines, advisory, alerts. So, what are the biggest implementation challenge for the banks? अभी इतनी सारी चीज़ें हर रोज नहीं आ रही है. जैसे 2025 में आई थिंक सो कितने सर्कुलर टोटल नहीं आए थे सर? कितने लोगों ने पढ़े सारे? कोई है? 27. मतलब कि सब पढ़े हुए हैं, ईच एंड एवरी लाइन सर. तो सेम सर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इतने सारी गाइडलाइन, एडवाइजरी, अलर्ट आती है. तो सर प्रॉब्लम वही आता है कि इम्प्लीमेंटेशन में ही चैलेंज है कि चलो ठीक है डॉक्यूमेंट तो आ गया, हमें करना भी है, बट हमारे पास आईटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डीआर ड्रिल है, बहुत कुछ काम है आईटी के अंदर. इवन आरबीआई का अध्यक्ष में हर रोज एक एंड ऑफ द डे ईओडी, डरते हैं ना ईओडी से. सो सर प्लीज़ बताइए इसके बारे में कि कैसे हम लोग ये चैलेंज को मिटिगेट करें. ये तो ऐसा है कि आपने शादी की है तो रोज़ का जो भी झमेला है वो उठाना ही पड़ेगा. आपने जो है, आपने बैंकिंग लाइसेंस लिया है और आपको डिजिटल चैनल्स अगर एग्जीक्यूट करने हैं, अपने बैंक्स में अडॉप्ट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. बट इसमें यही है कि डेली जब आता है आरबीआई का कुछ भी डिसीजन, हम उसमें ये देखते हैं कि विथ इफेक्ट फ्रॉम वो कब से है. इफ इट इज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम से आफ्टर 1 month और 2 months,
तो उसमें जो है उसमें हमें दिक्कत नहीं आती है। हमें दिक्कत वहाँ पे आती है जब वो विथ इमीडिएट इफेक्ट अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज हम जो भी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के लिए करनी होती है उसमें हमारे कंट्रोल में चीज़ें कम होती है। मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि हम CBS वेंडर पे डिपेंड होते हैं, और CBS वेंडर का जो वर्किंग या फंक्शनिंग है वो इस तरह से है कि अगर हम उसको कोई भी चीज़ फ़ोन पे भी बोल दे कि ये RBI की डायरेक्शन है एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट दैट विथ इमीडिएट इफेक्ट, स्टिल हील से कि सर टिकट रेज करो, उसके बाद में करते हैं। द अदर चैलेंज व्हाट वी फेस जनरली इज कि हमें अगर कुछ भी मेजर डिसीजन लेना है जिसमें पॉलिसी डिसीजन लेना है जहाँ पे अगर कैपेक्स इन्वॉल्व हो, then that IT head doesn't have any authority to go for that. So उसे जो है उसे वो कमिटी की मीटिंग बुलानी है, उसे कमिटी की मीटिंग में वो चीज़ें रखनी है, कमिटी की मीटिंग से वो चीज़ें BOD में जाएगी, उसके बाद में BOD से अप्रूवल मिलेगा एंड देन ही विल बी एबल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दैट। सो इस बारे में भी दिक्कत ये है कि अगर RBI की तरफ से वो इमीडिएट इफेक्ट से करना है तो दैट सम अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू दैट IT पर्सन। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जब हमें ये इम्प्लीमेंट करना होता है तो ऐसे नहीं कि वो हमने बस कुछ एक स्विच दबा दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। उसका हमें UAT पे भी टेस्टिंग करना पड़ता है कि अगर हम उसको टेस्टिंग करके फिर इम्प्लीमेंट करें तो वी विल बी एबल टू सी कि वेदर इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। अदरवाइज मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि हमने वो एक मैंडेटरी चीज़ है तो हमने कर दी है एंड आफ्टर समथिंग हैपन्स वी अंडरस्टैंड कि यार जो चीज़ हमने की थी उसको जो है वो तो प्रॉपरली हुई नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओनली वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन। सो आई थिंक कि इस बारे में ये काफ़ी मुश्किल है एंड मेनी टाइम्स दिस इज़ फेस्ड बाय IT पीपल। कई बार ये भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कन्विंस करना पड़ता है। इवन द IT गाय इज़ वेरी सिंसियर, वो बहुत नॉलेजेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर बोर्ड में उस तरह के रिसीविंग कैपेसिटी वाले कोई लोग नहीं है, सॉरी सर बट बट वो अगर नहीं है तो वो IT गाय बेचारा जो है वो परेशान हो जाता है एंड ही फील्स एब्सोल्युटली हेल्पलेस कि मैं किस तरह से कन्विंस करूं कि सर क्यों जा रहा हूं मैं ये चीज़ के लिए। अदरवाइज पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि यार व्हाई इज इंटरेस्टेड इन दैट और यही चीज़ के पीछे क्यों पड़ा है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें समझते हुए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सर टॉप टू बॉटम आता है। तो अगर टॉप में अच्छा रहेगा, मतलब आई ऑलवेज से कि RBI अलग अलग चीज़ें हमारे ऊपर कंपल्शन कर देती है, तो जैसे बाकी सारी चीज़ें कंपल्शन करती है RBI उसी तरह से ये कंपलसरी करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 टेक्निकल बंदे ऐसे हो जिन्हें टेक्नोलॉजी की पता हो। अगर वो होगा तो नीचे के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। सर आपने टिकट की बात की, तो CBS में हम टिकट तो जनरेट करते हैं, वो भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी कैसी डिसाइड करने की, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। उनके लिए अपनी प्रायोरिटी रहती है, वो जवाबदारी नहीं लेते कि आओ अभी इमीडिएट है, हमारे लिए इमरजेंसी प्रॉब्लम है, उनके लिए ठीक है, ऐसा तो होते ही रहता है। सर वो उनके लिए वो है कि आप यस सर, अभी सर ने जैसे कहा उसमें से एक कैटलिस्ट बीच में बचा रहता है जो IT टीम है और बोर्ड है, और वो है MD CEO। अगर इसकी भूमिका प्रॉपर रहे तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आराम से सॉल्व होने के लायक है। यस सर। तो सर लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और DPDPA बहुत लोगों ने सुना समझा और मेरे ख्याल से काम भी स्टार्ट किया होगा। सो सर आप साइबर क्राइम और ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह में एज अ लॉ में काम करते हैं, तो सर माय क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, व्हाट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बैंक्स फोकस ऑन टुडे, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी सर क्या बैंक के पास भी डेटा है और बैंक के किसी और के पास भी डेटा है। तो सर दिस इज लास्ट क्वेश्चन।
सबसे पहले तो डेटा प्राइवेसी एक जो जस्ट लास्ट ईयर ही हमारा डीपीडीपी एक्ट इनेक्ट हुआ है एंड द रूल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड जस्ट 2 months बैक और गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएटरीज मतलब फिड्यूशरीज जो बैंक इज ऑल्सो फिड्यूशरी फिड्यूशरी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ अ डेटा जैसे कोई बैंक अकाउंट खोलने आया और उसने भरोसा करके बैंक पे भरोसा करके अपना डेटाबेस भर के आपको केवाईसी दिया तो यू बिकम द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को स्टोर करना प्लस डिक्लेरेशन बिकॉज डीपीडीपी एक्ट कहता है कि आपको कस्टमर को जिससे भी आप डेटा ले रहे हो उसको बताओ आप क्यों ले रहे हो वो डेटा सबसे पहले सेकेंडली आप वो डेटा कितने दिन तक रखने वाले हो और क्यों रखने वाले हो जो आपके डिक्लेरेशन और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर होना चाहिए जो एट प्रेजेंट अभी तक नहीं है बैंक्स आर फेलिंग वेदर नेशनलाइज बैंक्स हो कोऑपरेटिव हो बिकॉज डीपीडीपी का अभी तक आई डोंट नो बैंक्स ट्रेनिंग्स ले रही है बहुत कुछ ले रही है बिकॉज 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से ये हार्ड कोर क्रिमिनल पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा बिकॉज देर इज अ सिविल रेमेडी एज वेल एज अ क्रिमिनल रेमेडी इसके अंदर जब से डीपीडीपी स्टार्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन आईटी एक्ट का सेक्शन 43 विल बी स्क्रैप्ड और इसके अंदर 250 करोड़ की पेनल्टी होगी पर कंप्लेंट वे द डायरेक्टर्स से लेके द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी इंप्लीमेंटेड द डायरेक्टर कैन नॉट से आई एम सॉरी वंस अगेन डायरेक्टर कैन नॉट से हमें नहीं मालूम ये लीगल का काम है द डायरेक्टर से लेके द जनरल मैनेजर द पर्सन हु इज टेकिंग द डेटा अगर क्लर्क ले रहे हैं तो क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एवरीवन विल बी पुट बिहाइंड बार्स तो ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ होल टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड 250 crores पेनल्टी will be implemented on that particular bank. तो आप सोचिए इंडिया इज सच अ बिग कंट्री हर रोज एक नया एक्टिविस्ट पैदा हो जाएगा तो आपको डेटा स्टोर करना है क्यों चाहिए कितने टाइम में आप उसको बैकअप करने वाले हो या डिस्ट्रॉय करने वाले हो दैट शुड बी ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो ये डेटा प्राइवेसी एक्ट को सीरियसली लीजिएगा प्लस डीपीओ अपॉइंट करना बहुत कंपलसरी है इट्स मैंडेटरी तो अभी मोस्टली कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं सीसो जो होता है उसी को डीपीओ बना देते हैं दैट इज रॉन्ग बिकॉज इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है दैट इज टेक्निकल दिस इज लीगल आप उसी को सीधा लीगल बना देते हो इन अर्बन कोऑपरेटिव इट्स कॉल्ड मल्टीटास्कर तो सर मल्टीटास्कर को फिर क्या होता है फिर बाद में फिर वो हमारे ब्लैक कोट्स पिक्चर में आते हैं वो मल्टीटास्कर को ही हर जगह पे लेके जाया देता है एक फनी बात बताता हूँ कि जब आरबीआई का इंस्पेक्शन चालू था तो एक बताया कि इनके नोडल ऑफिसर कौन है तो वो मिलने आए सर को आरबीआई के ऑफिसर को बोला आप नोडल ऑफिसर आप क्या करते हो कैसे सर मुझे तो जस्ट पता चला कि आई एम नोडल ऑफिसर फॉर दैट तो डीपीओ में भी वही है सर सो इट्स मैंडेटरी दैट डीपीओ शुड बी ट्रेन्ड जैसे हैदराबाद में ही है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वहाँ से ट्रेनिंग लेके आपका सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है बिकॉज कल अगर कोई प्रोसीडिंग हुई लीगल प्रोसीडिंग तो डीपीओ इज रिस्पॉन्सिबल जैसे नोडल ऑफिसर होता है वैसे डीपीओ इज रिस्पॉन्सिबल ही हैज टू आंसर ऑन द बैंक यस दिस इज द लीगल कंप्लायंसेस थैंक्स फॉर योर इनपुट सर और साइबर सिक्योरिटी कस्टमर ट्रस्ट प्राइवेसी डीपीडीपीए लीगल सॉक और भी बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस ह्यूमन फायरवॉल बहुत सारी चीज़ें आज आपने नोट की होगी तो बस यही सारी चीज़ें सर आप नोट करके अपनी बैंक में जाके इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए और ये जो आज का जो डिस्कशन था उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन होना चाहिए ये जस्ट एक कम्युनिकेशन या एक दूसरे की वो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं थी ये पूरा पैनल डिस्कशन हमें सीखना है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं उसी के लिए पूरा रखा था थैंक्स ऑल गाइस आप सब आए ये स्पेशल आपका टाइम दिया थैंक्स टू ऑल